बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर चैनल ICPHS RYK। आज हम सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री में चैप्टर एंजाइम का 7th लेक्चर पढ़ेंगे और आज के लेक्चर के कंटेंट्स हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर असरअंदाज होते हैं। और आज के लेक्चर का आपका रेफरेंस है आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 62 to 63 का। तो हमने 3 फैक्टर्स प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे और आज हम करेंगे स्टार्ट 4th फैक्टर से। तो 4th फैक्टर है पीएच, इफ़ेक्ट ऑफ पीएच। पीएच का क्या इफ़ेक्ट होता है एंजाइम्स की एक्टिविटी पे। तो ऑप्टिमम पीएच, जैसे हमने ऑप्टिमम टेम्परेचर को डिस्कस किया था, तो वैसे अब हम ऑप्टिमम पीएच की बात करेंगे। ऑप्टिमम पीएच इज़ एट विच एंजाइम्स कैटालाइज द रिएक्शन एट मैक्सिमम रेट। ऑप्टिमम पीएच वो पीएच होगी जब एंजाइम्स अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी शो करेंगे एंजाइम्स जिस पीएच पे, वो उसकी ऑप्टिमम पीएच होगी। तो जैसे हमने टेम्परेचर के बारे में बात की थी कि उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर हमने कहा कि 35 to 40 की रेंज में है। 37 जिसको हमने टेम्परेचर कहा कि वो ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा जहाँ पे एंजाइम्स अपनी एक्टिविटी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेंगे। तो वैसे ही जब हम पीएच के बारे में बात करते हैं तो हर एंजाइम की पीएच ऑप्टिमम पीएच अलग होगी। हर एंजाइम जैसे मीडियम में अपनी एक्टिविटी शो करता है, मैक्सिमम एक्टिविटी शो कर सकता है, तो उस एंजाइम की ऑप्टिमम पीएच वही कहलाएगी। एग्जांपल है आपके पास ऑप्टिमम पीएच ऑफ स्लैवरी अमाइलेज इज 6.4 to 6.9, जिसको हम इसकी रेंज को हम 6 to 7 की रेंज भी कहते हैं। तो ऑप्टिमम पीएच है स्लैवरी अमाइलेज की 6.4 to 6.9 और ट्रिप्सिन की रेंज है 8 to 9। तो अब आपने यहाँ इस एग्जांपल में आपको क्लियरली समझ आ गई होगी कि ज़रूरी नहीं कि हर एंजाइम एक ही पीएच पे मैक्सिमम एक्टिविटी शो करे या हर एंजाइम की ऑप्टिमम पीएच एक ही पीएच हो। तो हर एंजाइम अपने मीडियम के अकॉर्डिंग मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है और उसी अकॉर्डिंग उसकी पीएच भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हम जो उसकी पीएच को मेंशन कर सकते हैं। तो एक्सट्रीम चेंजेस इन दी पीएच में एक्चुअली डीनेचर दी एंजाइम। जैसे कि आप सबको पता है कि एंजाइम में प्रोटीनेशियस पार्ट होता है। तो जो प्रोटीन पार्ट होता है उसका, अगर आपको याद हो तो हमने प्रोटीन चैप्टर में पढ़ा था कि प्रोटीन जो होंगे वो डीनेचर हो सकते हैं, उनकी जो नेचर होती है वो डीनेचर हो जाएंगे, अपनी जो एक्टिविटी है उनकी वो शो नहीं करेंगे, तो वो उस पर इफ़ेक्ट कर सकता है। ये टेम्परेचर की वजह से भी डीनेचर हो सकते हैं, ये अल्ट्रावायलेट रेज़ की वजह से डीनेचर हो सकते हैं, पीएच से डीनेचर हो सकते हैं। तो जैसे अब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं पीएच, तो एक्सट्रीम पीएच अगर चेंज हो जाए, जिस पीएच में एंजाइम आपका स्टेबल है, अगर उससे जो पीएच है वो चेंज हो जाए और वो चेंज जो है वो एक्सट्रीम हद तक हो जाए, जैसे कि एसिडिक, अगर कोई एंजाइम एसिडिक पीएच में स्टेबल है तो वो उसकी मीडियम की पीएच बेसिक हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में एंजाइम भी डीनेचर हो जाते हैं। ये आपके सामने ग्राफ है, इसमें आपको जो वर्टिकल लाइन है वो शो कर रही है एंजाइम एक्टिविटी और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो शो कर रही है पीएच। तो अब आपको शो हो रहा होगा ये जो पीक है, हर एंजाइम को अलग अलग कलर से यहाँ पे डिनोट किया गया है। और जो पीक है, जो टॉप है इसका, ये जिसको आप कह सकते हैं कि जो चोटी है हर ग्राफ की, तो वो जो पॉइंट है, वो जो पीक पॉइंट है वो मैक्सिमम एक्टिविटी शो कर रहा है। तो इससे आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि हर एंजाइम की जो ऑप्टिमम पीएच है वो अलग होगी और हर एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी अलग अलग पीएच पे शो कर सकता है। 5th फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ कोफैक्टर कोएंजाइम प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो कोफैक्टर की प्रेजेंस की वजह से एंजाइम की एक्टिविटी पे भी असर होता है, कोएंजाइम की प्रेजेंस से और प्रोस्थेटिक ग्रुप से। कोफैक्टर, कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप आप सबको पता है ये नॉन प्रोटीन पार्ट हैं, ये हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। तो इनकी प्रेजेंस से एंजाइम्स की एक्टिविटी पे असर हो सकता है। जैसे इस वक्त आपके सामने एग्जांपल में मैंने कोफैक्टर को एक्सप्लेन किया है। तो कोफैक्टर के साथ क्या होता है कि अटैचमेंट ऑफ कोफैक्टर कॉजेज अ कन्फर्मेशनल चेंज इन एंजाइम। कोफैक्टर की जब अटैचमेंट होती है एंजाइम में, तो उसकी वजह से एंजाइम की जो स्ट्रक्चर है वो कन्फर्मेशनल, उसमें चेंज आ जाता है। पार्टिसिपेट इन टेम्पररी बॉन्ड बिटवीन एंजाइम और सबस्ट्रेट, और जिसकी वजह से ये जो कोफैक्टर है ये एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाने में, उसके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड बनाने में अपना रोल प्ले कर सकता है। तो इस वजह से कोफैक्टर, कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप जितने भी नॉन प्रोटीन पार्ट हैं ये भी एंजाइम्स की एक्टिविटी में इफ़ेक्ट शो करेंगे। ये भी एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनाने में इफ़ेक्ट शो करेंगे, अपना रोल प्ले करेंगे।
नेक्स्ट हमारा फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर। ये लास्ट फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर। तो इनहिबिटर की प्रेजेंस कैसे इफ़ेक्ट करती है एंजाइम की एक्टिविटी पे। तो पहले तो ये कि हम इनहिबिटर देखते हैं इनहिबिटर्स क्या होते हैं। इनहिबिटर कोई भी ऐसा एजेंट होगा, कोई भी ऐसा सब्सटेंस होगा जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा, जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देगा, हम उसको कहेंगे कि वो इनहिबिटर है। कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा एजेंट जो एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देगा वो इनहिबिटर कहलाएगा। अब इनहिबिटर्स के होने की वजह से एंजाइम की एक्टिविटी पे ऑब्वियसली इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब ये इनहिबिटर रिवर्सिबल भी हो सकते हैं, इसके दो टाइप्स हैं, ये रिवर्सिबल भी हो सकते हैं और इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। नाम से पता चल रहा है रिवर्सिबल इनहिबिटर्स वो इनहिबिटर्स होंगे जो कि एक दफ़ा के अटैच हो गए और उसने एंजाइम की फंक्शन को रोक दिया, एंजाइम की एक्टिविटी को रोक दिया और फिर उसके बाद वो उसे डिटैच हो जाएंगे। वो जो एंजाइम के साथ जाके अटैचमेंट हुई थी वो उसको उस जगह को छोड़ देंगे और उससे दूर हो जाएंगे, तो वो रिवर्सिबल कहलाया। रिवर्सिबल कहते हैं हम ऐसी चीज़ जो वापस से पहली वाली हालत में आ जाए। रिवर्सिबल इनहिबिटर पहले जाके एंजाइम के साथ अटैच होंगे, फिर उसके बाद उसको छोड़ भी देंगे, उसके बाद उस जगह को लीव भी कर देंगे और ताकि एंजाइम अपनी एक्टिविटी शो कर सके। तो ये है रिवर्सिबल इनहिबिटर। सेकेंड टाइप है इरिवर्सिबल इनहिबिटर। इरिवर्सिबल इनहिबिटर ऐसे इनहिबिटर्स हैं जो कि एंजाइम के साथ जाके अटैच हो जाएंगे, उसकी एक्टिविटी को रोक देंगे, इनहिबिट कर देंगे और उसके बाद इरिवर्सिबल कहते हैं हम ऐसी चीज़ जो वापस ना आ सके, जो वापस अपनी पहले वाली हालत में ना आ सके। तो इरिवर्सिबल इनहिबिटर ऐसे इनहिबिटर्स होते हैं जो एंजाइम के साथ जाकर अटैच हो जाते हैं, उसकी एक्टिविटी को रोक देते हैं और वापस से एंजाइम को पहले वाली हालत में आने नहीं देते। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। तो ये है एंजाइम के इनहिबिटर्स। इसमें एंजाइम्स के इनहिबिशन के साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे इसकी एक्टिविटी में इफ़ेक्ट होता है। जो टॉप पे है वो नॉर्मल एंजाइम है, मगर मतलब ये कि एंजाइम इनहिबिटर्स के बगैर जो एंजाइम है वो अपनी ज़्यादा एक्टिविटी शो करेगा और इसी तरह से एंजाइम्स की एक्टिविटी कम हो जाती है इनहिबिटर के साथ। यानी कि इनहिबिटर ऐसे होते हैं जो कि एंजाइम्स की एक्टिविटी को कम कर देते हैं या रोक देते हैं। अब है इफ़ेक्ट ऑफ इनहिबिटर्स। इसमें दो तरह से इफ़ेक्ट होते हैं। फर्स्ट हमने कहा कि वो रिवर्सिबल इनहिबिटर होते हैं। रिवर्सिबल इनहिबिटर में अब आपके सामने जैसे इस वक्त स्लाइड में शो हो रहा है कि एक है एंजाइम जो इसको हमने ई से डिनोट किया यहाँ पे, वो एंजाइम अटैच हुआ आई के साथ, आई इनहिबिटर्स के लिए यहाँ पे। तो एंजाइम और इनहिबिटर ने अपना एक कॉम्प्लेक्स बना लिया, दोनों एक दूसरे के साथ मिल गए। इनहिबिटर जाहिर है अब नाम ही उनका इनहिबिटर है, तो वो क्या करेंगे, वो एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देंगे, एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देंगे। आपको नज़र आ रहा है इन दोनों के बीच में मैंने जो एरो शो किया वो आपको जो है वो रिवर्सिबल का एरो नज़र आ रहा है कि यही जो एंजाइम और इनहिबिटर के साथ कॉम्प्लेक्स बना था ये वापस से डिटैच भी हो सकते हैं, वापस से एंजाइम अलग हो सकता है और इनहिबिटर अलग हो सकते हैं। तो ऐसे इनहिबिटर्स कहलाते हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर। आफ्टर इनहिबिशन मतलब ये कि इनहिबिटर जो है इसको अटैच, इसके एंजाइम के साथ अटैच होकर एंजाइम की एक्टिविटी को रोकने के बाद क्या करते हैं, इट अलाउ एंजाइम टू बीइंग वर्किंग अगेन। फिर वो उसको दोबारा से छोड़ देते हैं और दोबारा से एंजाइम को अपनी वर्किंग जो है वो शो करने देते हैं। यानी कि इन इनहिबिटर्स की वजह से परमानेंट इफ़ेक्ट नहीं होता, एंजाइम्स की एक्टिविटी परमानेंटली नहीं रुक सकती। ठीक है, रिवर्सिबल का मतलब है कि वो वापस से पहली हालत में आ जाएंगे, तो मतलब ये कि वो एंजाइम को उसकी एक्टिविटी को परमानेंटली इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। एग्जांपल है आपके पास एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज इनहिबिटर्स। अब एसिटाइल कोलिन आप सबको पता है न्यूरोट्रांसमीटर है, ईस्टरेज एज है तो ये एंजाइम होगा। ये ऐसा एंजाइम है जो कि एसिटाइल कोलिन की हाइड्रोलिसिस करवाएगा, एसिटाइल कोलिन की ब्रेकडाउन करवाएगा। और इनहिबिटर है तो ये वो एंजाइम है जो कि एसिटाइल कोलिन की ब्रेकडाउन को रोकेगा। एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज इनहिबिटर ऐसा एंजाइम जो कि एसिटाइल कोलिन की हाइड्रोलिसिस को रोकेगा। इसको हम एब्रीवेट करेंगे एज ACHEI। तो ये ऐसा एंजाइम होता है ये जो कि इनहिबिटर होता है, वो एसिटाइल कोलिन की ब्रेकडाउन को रोक देगा, जिसकी वजह से अब एसिटाइल कोलिन की हाइड्रोलिसिस नहीं होगी तो एसिटाइल कोलिन टूटेगा नहीं, तो अपने ही शक्ल में, अपनी फॉर्म में जो कि न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्म है उस फॉर्म में अपना फंक्शन शो करेगा और उसकी एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ेगी। सेकंड है इरिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ एंजाइम। इरिवर्सिबल का मतलब साफ है कि वो वापस से पहले वाली हालत में नहीं आएगा। एक दफ़ा अटैच हो गया इनहिबिटर तो वो उसके साथ अटैच रहेगा। एक दफ़ा उसने एंजाइम की एक्टिविटी को रोक दिया
तो वो उसको मुसलसल रोक के रखेगा। एंजाइम अटैच होते हैं इनहिबिटर के साथ और उसकी वजह से बनता है एंजाइम और इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। और अगर आप इस वक्त देख सकते हैं स्क्रीन पे, तो इस वक्त आपको एरो जो है वो एक ही डायरेक्शन में शो होता हुआ नज़र आ रहा है, यानी ये सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट में बनेगा, वापस से रिएक्टेंट यानी कि एंजाइम और इनहिबिटर अलग नहीं होंगे। इरिवर्सिबल का मतलब है कि ये ऐसे इनहिबिटर्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को परमानेंटली उसके साथ ब्लॉक कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन है इनहिबिशन अकर बाय परमानेंट बाइंडिंग ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये ऐसी इनहिबिशन होती है जो कि परमानेंटली बाइंडिंग हो जाती है, जिसमें एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स परमानेंटली बाइंड हो जाता है इनहिबिटर की वजह से, सो दैट ऑन अदर कॉम्प्लेक्स विल फॉर्म। फिर इसकी वजह से सॉरी ये ऑन नहीं होगा, नो अदर होगा, सो दैट नो अदर कॉम्प्लेक्स विल फॉर्म, तो इसकी वजह से कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। एग्जांपल है आपके पास डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट, और इसकी एग्जांपल आपके पास डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट। बेसिकली ये क्या है, ये नर्व गैस है जो कि बाइंड हो जाती है एंजाइम्स के साथ और नर्व इम्पल्स को रोक देती है। नर्व इम्पल्स को ये रोक देगी तो ये परमानेंटली उसको रोके रखेगी। तो ये थे आज के हमारे फैक्टर्स, रिमेनिंग फैक्टर्स जो कि इफ़ेक्ट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी पे। तो या नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फर्दर टॉपिक डिस्कस करेंगे एंजाइम्स का। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।